अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एड्स क्या होता है? बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। मेनली हमारे पास HIV वायरस के ज़रिए हो रहा होता है। HIV वायरस क्या है? हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी हमारे पास, ये जो वायरस है ना, ये हमारे पास बहुत सारी टाइप्स का होता है। बेसिकली जैसे HIV 1 है, 2 है। 1 होता है, 2 होता है। 1 जो है ना बहुत एग्रेसिव होता है और 2 जो है ना लेस एग्रेसिव होता है। ठीक है, दोनों ही एड्स करवा रहे होते हैं, लेकिन मेनली जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है वो है हमारे पास HIV 1। ठीक है, और ये HIV 1 वाला जो वायरस है ना, हमारे पास RNA रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी कुछ पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये वायरस जो है ना हमारे पास CD4 सेल्स पे जाके अटैक करता है। ये CD4 सेल्स कौन से होते हैं? हमारे पास हेल्पर T सेल्स होते हैं, जिन पे जाके वो अटैक करता है और फिर जो है ना वायरस सेल के अंदर एंटर हो जाता है और इसको RNA ट्रांसक्रिप्टे इसके RNA को सेल्स के RNA को वो कन्वर्ट कर देता है DNA में बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जो उसके नेचुरल सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फिर जिसकी वजह से जो है ना उसकी जो इम्यूनिटी है ना डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ईच डे में हमारे पास ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल 10 विरियंस प्रोड्यूस होते हैं। किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं? वो जब मैंने आपको बताया कि RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से वो एक्सपोनेंट 10 वेरियंस प्रोड्यूस करता है ईच डे। और इसी तरीके से ये हमारा एक्सपोनेंट 9 CD4 T सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी ईच डे में, ईच डे वाली, कि वो एक्सपोनेंट 10 विलियंस प्रोड्यूस करता है और एक्सपोनेंट 9 CD4 T सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास 3 तरीके से होता है। एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट हो, सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो, सही है। सेकेंडली पारेंटल हो, पारेंटल मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, कोई IV ड्रग यूजर्स हो, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी हो। ठीक है, थर्डली वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, ड्यूरिंग बर्थ हो सकती है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है। मेनली जो है ना हमारे पास वर्टिकल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होती है। अब HIV को क्लासीफाई किया गया है उसकी कुछ टाइप्स में, उसके क्लिनिकल फीचर्स को देखते हुए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर क्लिनिकल फीचर्स इसको प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, और या फिर एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है। तो वन बाय वन हम हर कैटेगरी के क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है प्राइमरी इन्फेक्शन की। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है? मेनली जो है ना 70 to 80% केसेस ना सिम्टोमेटिक होते हैं, और जो रह जाते हैं 10 to 15% वो हमारे पास एसिम्टोमेटिक होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शंस जो है ना हमारे पास सिम्टोमेटिक कब होंगे? जब 2 to 6 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर होंगे। और क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? फीवर मिलेगा, फीवर विद रैश मिल सकता है, और हमारे पास फेरेंजाइटिस मिल सकता है विद सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, मायल्जियास मिल सकते हैं, आर्थ्रल्जियास मिल सकते हैं, हेडेक मिल सकता है, और म्यूकोजल अल्सरेशन मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की। जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स ऐसे कुछ खास प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। अच्छा, इसको जो है ना हम लोग कैटेगरी ए भी कहते हैं। कैटेगरी ए किस बेसिस पे कह रहे हैं? कैटेगरी ए जो है ना हमारे पास सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC के हवाले से इसको कैटेगरी ए की क्लासिफिकेशन, CDC क्लासिफिकेशन के हवाले से इसको कैटेगरी ए डिजीज़ में भी रखा गया है। ठीक है, ये पेशेंट जो है ना सीरो पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन जो है ना एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई एविडेंस नहीं होगा इनके पास डिजीज़ का कि कोई डिजीज़ है, लेकिन ये सीरो पॉजिटिव होंगे HIV के लिए। ठीक है, इन पेशेंट्स में ना जनरल हमें क्या मिलेगा? परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, जिसकी वजह से हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे ये हमारे पास जो है ना डिजीज़ है या फिर नहीं। पर इसमें इस परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी। ठीक है,
इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास CD4 सेल काउंट होगा वो भी नॉर्मल होगा। 500 पर मिलीमीटर क्यूब। इन पेशेंट में क्या होता है कि जो CD4 काउंट होता है ना वो 50 to 150 सेल्स पर एयर कम होता है। ठीक है, 52 पर एयर कम होता है, जिसकी वजह से इसको जो है ना एसिम्प्टोमेटिक वाली कैटेगरी में रखा गया है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन इसको कहते हैं। तो थर्ड हमारे पास कैटेगरी थी माइल्डली सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ या इन्फेक्शन। इस कैटेगरी को ना कैटेगरी बी भी कहते हैं। अब कैटेगरी बी जो है ना हमारे पास वही सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है ना इसको कैटेगरी बी कहते हैं। प्राइमरी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को हमने कहा था कैटेगरी ए है अकॉर्डिंग टू CDC क्लासिफिकेशन, और CDC क्लासिफिकेशन के ज़रिए माइल्डली सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ कैटेगरी बी कहलाती है हमारे पास। इन पेशेंट्स में ना हमें क्या क्या मिलेगा, हम लोग को इन पेशेंट्स में ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया मिल सकता है। उसके अलावा रिकरेंट ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस मिल सकता है, रिकरेंट वेजाइनल कैंडिडियासिस मिल सकता है, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस मिल सकती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा मिल सकता है, वेट लॉस मिल सकता है। इसके अलावा हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन मिल सकता है, और इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की। ठीक है, इसमें हम लोग को इस कैटेगरी को कैटेगरी सी भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू CDC क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि CD4 सेल काउंट जो है ना हमारे पास लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब मिलता है, और या फिर हमें इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मिल सकते हैं या मैलिग्नेंसी मिल सकती है। इसलिए इस कैटेगरी को एक्यूट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहा गया है, जो कि हमारा आज इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ये अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी वो HIV के पार्ट्स में थी। हर HIV वायरस जो है ना एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं करवाता होता है। इसके अपने भी कुछ कैटेगरीज हैं जिन फिर उसके बाद एक इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम करवाता है। क्लिनिकल फीचर्स के वजह ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था: प्राइमरी इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मेन फ़र्क जो है ना इनमें हमारे पास सिम्टम्स का है और हमारे पास CD4 सेल काउंट का है। ठीक है, CD4 सेल काउंट आपने याद रखना है। CD4 और सेल काउंट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में हम लोग को 50 to 150 सेल पर एयर कम होगा और नॉर्मल सेल काउंट मिलेगा, नॉर्मल CD4 सेल काउंट मिलेगा, जबकि हमारे पास जो एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी में लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, और इस वाली कैटेगरी में हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी मिल सकते हैं और मैलिग्नेंसी भी मिल सकती है। तो हमें एड्स डिफाइनिंग डिजीजेस कौन कौन सी मिल सकती हैं? ईसोफेजियल कैंडिडियासिस मिल सकता है। ठीक है, क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस मिल सकता है, क्रिप्टोस्पोरिडियल डायरिया मिल सकता है, सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस मिल सकती है। इसके अलावा साइटोमेगैलो वायरस रेटिनाइटिस मिल सकता है, और पल्मोनरी या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB भी मिल सकती है। उसके अलावा इन पेशेंट्स में जो हमने कहा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मिल सकते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं नीमोसिस्टिक कैरिनाई नमूनिया मिल सकता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस मिल सकता है, या फिर कोई प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लीकोइंसेफेलोपैथी मिल सकती है। और अगर हम मैलिग्नेंसीज की बात करें तो हमें मैलिग्नेंसीज में क्या क्या मिल सकता है? नॉन हॉटकिन लिम्फोमा मिल सकता है, कैपोसिस सार्कोमा मिल सकता है जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा प्राइमरी सेरिब्रल लिम्फोमा मिल सकता है, या फिर इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर मिल सकता है। तो मेनली अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स कुछ बातें याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एड्स को हम लोग कैटेगरी सी CDC क्लासिफिकेशन के जरिए कैटेगरी सी में इसको क्लासीफाई किया गया है। CD4 काउंट इसमें लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब होता है, और या फिर इसके साथ इस पेशेंट में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मिलेंगे या फिर मैलिग्नेंसी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं?
हैं। हमारे पास ईसोफेजियल कैंडिडियासिस हो गया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, टीबी हो गया, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गया। हमारे पास ये सब इन्फेक्शन हम लोग को मिल सकते हैं। और हमने मैलिग्नेंसी की बात करी, ठीक है। मैलिग्नेंसी की भी हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं। इन पेशेंट्स में हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे जो कि हमें कंफर्म कर देगी कि HIV वायरस है। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होता है? एलाइजा टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट में हमारे पास आ जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्टिंग, ठीक है। और सेकेंडली हम इन पेशेंट्स पे अगर इन्फेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसमें PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RNA टेस्ट करते हैं, या वायरल कल्चर कह लें आप लोग। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है वायरल लोड, जिसमें हम लोग यही PCR RNA टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है ना हम लोग PCR RNA टेस्ट जो है ना हम लोग इन्फेंट्स में कर रहे होते हैं, लेकिन ये अडल्ट में भी किया जाता है। तो मेनली हमें यहाँ PCR RNA टेस्ट या कह लें वायरल लोड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स में हम लोग ट्रीट कैसे करना है? इन पेशेंट्स में अकॉर्डिंग टू द CD4 सेल काउंट ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अगर हमारे पास CD4 काउंट जो है ना CD4 सेल काउंट ग्रेटर देन 350 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब है। हमने नॉर्मल क्या कहा था कि 500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास CD4 सेल काउंट ग्रेटर देन 350 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब है तो हम इन पेशेंट्स को मॉनिटर करेंगे सिंपली, और ट्रीटमेंट उस कंडीशन में देंगे अगर इन पेशेंट में हैप B या हैप C होगा, या कोई और को इन्फेक्शन होगा, या 55 ईयर से एज ज़्यादा होगी, तो इनमें ट्रीटमेंट हम लोग उस अंडरलाइन ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 350 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से CD4 सेल काउंट डिक्रीज़ होगा तो हम लोग इन पेशेंट को फ़ौरन ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर 200 सेल से भी कम होगा तो वो फिर हमारे पास एक्यूट इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम में कर दिया एक्यूट डिफिशिएंसी सिंड्रोम में चले जाएगा पेशेंट। उसको तो हर हाल में इमीडिएट ट्रीटमेंट देना ही देना है। अब इन सब कैटेगरीज़ को देखते हुए हमने ट्रीटमेंट देना, और क्या ट्रीटमेंट देना है हम लोगों ने बेसिकली हाईली एक्टिव रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है, जिसको हार्ट भी कहते हैं, HAART। यहाँ पे मैं एक आर लगाना भूल गई। हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या देते हैं? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स देते हैं। उसके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स देते हैं। ये मैंने आपको बताया क्यों देते हैं, इसलिए मैंने आपको पैथोजेनेसिस बताई थी, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें वो रिवर्स इन वायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है, जिसके ज़रिए वो RNA से DNA बना लेते हैं और अपने वेरियंट्स डेवलप करते हैं। तो इसलिए इनमें हम लोग उन्हीं के इनहिबिटर्स देना शुरू कर देंगे, न्यूक्लियोसाइड एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, इनकी एक दो एग्जांपल्स भी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? टीनोफोविर दे सकते हैं, उसके अलावा लेमोविडीन दे सकते हैं, और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स में हम लोग इफाविरेंस दे सकते हैं, और नेविरापीम दे सकते हैं, और प्रोटीएज इनहिबिटर्स में हम लोग एटाजनावीर दे सकते हैं, एंडिनावीर दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग जो है ना कम्बिनेशन में दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट्स में हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे या तो फिर हम लोग उनको उनका अंडरलाइन ट्रीटमेंट ही देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास पेशेंट में TB हो रहा है तो फिर हम उसको एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देना शुरू कर देंगे। मतलब जो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे ना उनकी अंडरलाइन ट्रीटमेंट जो होगी वो ही देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताना रह गया था कि जिन पेशेंट्स में HIV होगी,
HIV रिलेटेड एड्स होगा या HIV इन्फेक्शन होगा तो उनमें हम लोग वैक्सीनेशन भी देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वैक्सीनेशन देते हैं और इन्फ्लुएंज़ा वायरस के इन्फ्लुएंज़ा की भी हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं। उसके अलावा जो हमने बात की थी ना एड्स डिफाइनिंग डिजीज़ की, एड्स में जो डिजीज़ हमने बात की थी, जैसे कि हमने कहा था कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं और मैलिग्नेंसीज हो सकती है, तो उनके ना कुछ CD4 सेल काउंट है। अगर आपको पता हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कि वरना ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये भी अक्सर MCQs में आ ही जाता है। जैसे न्यूमोसिस्टिक कैरिनी नमूनिया है, उसमें CD4 काउंट्स है हमारे पास 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से कम होता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में हमें बस CD4 सेल काउंट का कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, बस वो कम होता है, ठीक है। अब उसमें कोई ख़ास वैल्यू नहीं दी हुई है। डिसिमिनेटेड माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुराई में लेस देन 50 होता है, और इसके अलावा सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में लेस देन 100 होता है, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी मल्टीफोकल लीकोइंसेफेलोपैथी में भी लेस देन 50 होता है, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी जो CNS लिम्फोमा की बात की थी उसमें भी हमारे पास लेस देन 50 होता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में लेस देन 200 होता है, और साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस में भी लेस देन 50 होता है। तो आप लोगों ने ये बात रखनी है, ठीक है। CD4 सेल में अगर हम लोग बात करेंगे CD4 सेल काउंट हमारे पास लेस देन 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से कम होगा तो वो हमारे पास क्या कॉज कराएंगे, एड्स डिफाइनिंग इलनेस। इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी होंगे और मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और बात थी कि एड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। एड्स तो हम ये सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वो HIV इन्फेक्शन, हम ये भी कहेंगे कि एड्स रेफर्स टू द HIV इन्फेक्शन प्लस CD4 काउंट उसका बताएंगे कि लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब होगा, और इनमें हमें क्या मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी मिल सकते हैं और मैलिग्नेंसीज भी मिल सकती हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना है कि एड्स रेफर्स टू द HIV इन्फेक्शन, आपने CD4 सेल काउंट का भी लाजमी बताना है, और ब्रैकेट में ये भी मेंशन करना है कि अलॉन्ग विद मे बी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी मिलें और मैलिग्नेंसीज भी मिल सकती हैं, ठीक है। ये तो पूरा हमारा एड्स हो गया, एड्स का टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट यहाँ तक मैं आपको इन्फेक्शियस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे GIT की। डेट्स इट।